शानदार काम बॉस। बॉस, आप दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। रोनन, जो कैथरीन का सबसे बड़ा फैन था, कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। वो खुशी खुशी चीयर कर रहा था और उस सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था जिसमें कैथरीन गुंडों के एक गैंग को हरा रही थी। वो पूरी तरह उस फुटेज में डूबा हुआ था। अचानक वीडियो फीड बंद हो गई। तुरंत समझते हुए कि कुछ गड़बड़ है, रोनन ने सेटिंग्स एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन काली ही रही। यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। इससे पहले किसी ने कभी उसकी हैकिंग स्किल्स को पकड़ा नहीं था, खासकर किसी एंटरटेनमेंट वेन्यू के साधारण सीसीटीवी सिस्टम में तो कभी नहीं। रोनन का पहला ख्याल यही था कि जोसेफ ने उनके ट्रैकिंग को पकड़ लिया है और सर्विलांस बंद कर दिया है। बिना समय गंवाए उसने कैथरीन को मैसेज किया, रोनन, बॉस, हालात बदल गए हैं। सर्विलांस फीड बंद हो गई है। जोसेफ को शक हो सकता है। बैकअप चाहिए। कैथरीन ने मैसेज पढ़कर सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, नो। जोसेफ को पकड़ना उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। उसे बैकअप या एक्स्ट्रा मदद की जरूरत महसूस नहीं हुई। ये गली एक डेड एंड थी। जोसेफ इन्हीं प्राइवेट रूम्स में से किसी एक में था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रोनन ने सभी एग्जिट पॉइंट्स पर कैमरे लगा रखे थे। भले ही जोसेफ बार के अंदर के कैमरे बंद कर दे, वह इतनी जल्दी सड़क के इंटरसेक्शन पर लगे कैमरों को नहीं हटा सकता था। कैथरीन धीरे धीरे हर प्राइवेट रूम से गुजर रही थी, अपनी असाधारण सुनने की क्षमता से जोसेफ की आवाज़ पहचानने के लिए। कैथरीन के कान बचपन से ही ट्रेनिंग के जरिए बेहद तेज हो गए थे। चाहे कमरे साउंड प्रूफ हों, वह अंदर की हल्की सी आवाज़ भी सुन सकती थी। साथ ही उसकी याददाश्त कमाल की थी। जोसेफ की आवाज़ एक बार सुन लेने के बाद वह उसे बिल्कुल साफ साफ याद रख सकती थी। धीरे धीरे चलते हुए वह दूसरे आखिरी प्राइवेट रूम तक पहुंची, जहां उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गई और धीरे से दाहिनी तरफ के कमरे के पास खिसक गई। अचानक कैथरीन के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। उसने तुरंत कदम रोके और झटके से पीछे मुड़ी। पीछे कोई नहीं था, मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसकी नज़रें शांत कॉरिडोर पर टिक गईं और उसकी पैनी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। वह मुस्कान पल भर में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर, मोड़ के पास, एक आदमी खड़ा था, होठों पर शरारती मुस्कान लिए। अपनी जिंदगी में उसने कभी पकड़े जाने का अनुभव नहीं किया था। ये पहली बार था, लेकिन उसने फुर्ती से हालात भांप लिए और खुद को छाया में छिपा लिया। द स्वॉन्स की दूसरी बेटी वाकई हर मायने में असाधारण थी। वो इस घटना से बेहद उत्सुक हो गया और इस लड़की की क्षमताओं को देखने के लिए आतुर था। कैथरीन ने उस पर एक पल नज़र डाली, फिर वापस उसी प्राइवेट रूम पर ध्यान केंद्रित किया जहां से आवाज़ आई थी। उसने पीछा करने वाले को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। आज उसका मिशन जोसेफ को पकड़ना था और वह किसी भी हाल में इसमें सफल होना चाहती थी। रूम की लोकेशन पक्की होते ही कैथरीन ने तुरंत एक्शन लिया। तेजी से पैर उठाकर उसने सटीक और ताकतवर किक मारी। भारी भरकम दरवाज़ा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। उसकी टांग की ताकत किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। बैंग! तेज आवाज़ से कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए और उनकी नज़रें कैथरीन की तरफ मुड़ गईं, हैरानी और सदमे से भरी हुईं। कैथरीन ने तुरंत कमरे का जायजा लिया। अंदर कम से कम 10 लोग थे। सभी ने सूट पहन रखे थे। साफ था कि वे यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आए थे। बूथ में बैठे आदमी ने कैथरीन की तरफ बिल्कुल बेपरवाही से देखा, मानो उसकी मौजूदगी का कोई असर ही न हो। उसने अपने पास खड़े आदमी को इशारा किया, जिसने कमर से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। बॉस, चिंता मत कीजिए, इस लड़की को मैं संभाल। आदेश मिलने के बाद कि उसे कैथरीन को मारना है, वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने उसकी ओर तीखी नज़र डालते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, तू हरामजादी है, चाहे तू यहाँ क्यों भी घुसी हो, आज यहीं तेरी मौत होगी। जिंदगी खतरे में होने के बावजूद कैथरीन का चेहरा शांत और संयमित था। उसे यकीन था कि फिलहाल कोई उसकी जान नहीं ले सकता। जब उस आदमी ने देखा कि कैथरीन बिना हिले डुले घमंडी अंदाज में खड़ी है,
तो वह झपट कर उसकी ओर बढ़ा और हाथ में पकड़ा चाकू लहराया। आसपास खड़े लोग अगले पल क्या होने वाला है इसे लेकर पूरी तरह उदासीन थे। वे बस ठंडी निगाहों से नज़ारा देख रहे थे। उनके लिए यह आम बात थी, आखिर हत्या उनके रोजमर्रा के काम का हिस्सा थी। कुछ तो इस लड़ाई को गहरी रुचि से देख रहे थे, जैसे उन्हें इसे देखने में मजा आ रहा हो। लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। चाकू कैथरीन में घोंपने ही वाला था कि पीछे खड़े उस आदमी ने अचानक एक तेज चीख निकाली। सबने देखा कि वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा, आंखें फैली हुईं। उसके मुंह के कोने से लगातार खून टपक रहा था। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसका चाकू भी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब वह न तो चांदी जैसा चमक रहा था, न ही धारदार लग रहा था, बिल्कुल अपने मालिक की तरह फीका और बेजान। सब दंग रह गए। इतना मजबूत आदमी कैथरीन के सामने पलक झपकते ही ढेर हो गया, और किसी ने ये तक नहीं देखा कि उसने किया क्या। ये बेहद डरावना था। वहां मौजूद लोग लड़ाई में माहिर थे, लेकिन अगर कैथरीन इतने बड़े आदमी को इतनी जल्दी गिरा सकती है, तो उसकी लड़ने की क्षमता बेहद खतरनाक होगी। बूथ में बैठे आदमी ने हाथ हिलाया और एक दर्जन काले कपड़ों में लोग आक्रामक अंदाज में कैथरीन को मारने के लिए आगे बढ़े। कुछ ही पलों में रोशनी और साए के बीच तेज चीखों की आवाज गूंजने लगी। 5 मिनट बाद जो काले कपड़ों वाले अभी तक अकड़ में थे, वे सब कैथरीन के पैरों में तड़पते हुए पड़े थे। कैथरीन ने इतनी तेज और बेरहम चाल चली कि वे सब अजीब अजीब टेढ़े मेढ़े अंदाज में जमीन पर गिरे पड़े थे। दर्द से उनके चेहरे विकृत हो गए थे और वे लगातार चीख रहे थे। कैथरीन ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर समय देखा। सॉरी 5 मिनट 38 सेकंड हो चुके थे, यानी उसके अनुमान से 8 सेकंड ज्यादा। कैथरीन ने नाराजगी में भौहें सिकोड़ लीं। शायद लंबे समय से न लड़ने के कारण उसकी चाल धीमी हो गई थी। नाखुशी से उसने हाथ झाड़े और धीरे धीरे बूथ में बैठे आदमी की तरफ बढ़ी। अभी कुछ देर पहले तक यह आदमी रॉब में था और कैथरीन की ओर सही से देखना भी जरूरी नहीं समझ रहा था। अब उसकी हालत ये थी कि डर के मारे चेहरा तक कांप रहा था। कैथरीन को अपनी ओर आते देख वह इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। उसने घबराकर कहा, माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अपना सारा पैसा दे दूंगा। ये कहते हुए उसने पास रखा बक्सा खोला और उसमें रखे नोट कैथरीन के सामने कर दिए। बक्से में $10 मिलियन से ज्यादा थे। कैथरीन ने बिना पलक झपकाए एक मुक्का मारा और वह आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, इससे पहले कि उसे समझ आता कि हुआ क्या है। जो कमरा अभी तक शोरगुल से भरा था, वह अचानक सन्नाटे में डूब गया। कैथरीन ने चारों ओर देखा और फिर बगल के सोफे पर नजर टिकाई। उसकी ठंडी, जैसे नरक से आती हुई आवाज गूंजी, क्या तुम चाहोगे कि मैं सख्त तरीका अपनाऊं? उसके ये सामान्य से लगने वाले शब्द भी बेहद डरावने थे। कैथरीन जिस सोफे को देख रही थी, वह कांपने लगा। फिर उसमें से एक आकृति धीरे धीरे रेंगकर बाहर आई और लुढ़कते हुए कैथरीन के पैरों तक पहुंच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे से सोफे के नीचे कोई आदमी छिपा। कैथरीन ने जोसेफ की प्रोफाइल देख ली थी। उसने बस एक नज़र डाली थी, लेकिन उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी ने सब याद रख लिया। जोसेफ ने बचपन से ही शरीर को मोड़ने और सिकोड़ने की कला सीखी थी, जिससे वह बहुत छोटे आकार में सिमट सकता था। ये जानकारी गुप्त थी, जिसे केवल संगठन के वरिष्ठ सदस्य ही देख सकते थे। इसी कला की वजह से जोसेफ चिप हासिल कर सका और उसे बेस से बाहर ले जा पाया। जब जोसेफ को पता चला कि कोई अंदर घुस आया है, तो उसने समझ लिया कि वो मुसीबत में है। उसने सबसे पहले छिपने का फैसला किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कैथरीन खुद उसके पास आ जाएगी। अगर कोई और आता, तो वह जान की बाजी लगाकर लड़ता। आखिर संगठन से गद्दारी करने के बाद अगर वह वापस जाता, तो उसकी मौत तय थी। लेकिन यहाँ लड़कर शायद उसे बचने का एक मौका मिल सकता था। मगर जब उसने जाना कि कैथरीन खुद आई है, तो उसने संघर्ष बंद कर दिया और चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया।
कैथरीन के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता, और अगर भागते हुए पकड़ा गया तो उसे भयानक यातना झेलनी पड़ सकती थी। जोसेफ ने भागने की हिम्मत नहीं की, और उसे यकीन था कि कोई और भी नहीं करेगा। वह धीरे धीरे सम्मान और श्रद्धा के साथ कैथरीन के पैरों के पास आकर झुका। गहरी और विनम्र आवाज में उसने कहा, बॉस, मैं जोसेफ ग्रीन हूँ। कैथरीन ने धीरे से हाथ बढ़ाया और जोसेफ तुरंत समझ गया कि उसका मतलब क्या है। उसने चाकू निकाला और अपने ही हाथ में घोंप दिया। खून बहने लगा, लेकिन जोसेफ ने दर्द सहते हुए अपना हाथ चमड़ी के अंदर डाला, चिप निकाली और कैथरीन को दे दी। बॉस, ये वही है जो आप चाहती थीं। कैथरीन ने 2 उंगलियों से अब भी खून से सनी चिप को पकड़ लिया। उसकी हरकत देखते हुए जोसेफ को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने चिप साफ किए बिना ही कैथरीन को दे दी। यह उसके लिए अपमानजनक था। यह उसकी गलती थी, लेकिन कैथरीन ने जो किया वह जोसेफ की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। उसने पास से चाकू उठाया और अभी अभी मिली चिप को नष्ट कर दिया। जोसेफ की आंखें चौड़ी रह गईं। उसने अविश्वास से सामने का नज़ारा देखा। जिस चीज को पाने के लिए इतने लोग तरस रहे थे, कैथरीन ने बिना पलक झपकाए उसे मिटा दिया। कैथरीन के लिए वह चिप बस एक ऐसा सामान था जिसे उसने खाली समय में यूं ही बना दिया था। अब वह दागदार हो चुकी थी, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए था। चिप के नष्ट होने के बाद कैथरीन संगठन के गद्दार को खत्म करने का मन बना चुकी थी। वह घूमकर बगल के सोफे पर बैठ गई। वह आराम से सोफे पर टिक गई। बड़ी टोपी ने उसके नाजुक और बेहद खूबसूरत चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढक रखा था। बस उसकी नुकीली, नफीस थोड़ी ही हवा में नजर आ रही थी, जो किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। जोसेफ, तुम्हारे पास 1 मिनट है। मुझे सब समझाओ, कैथरीन ने कहा। उसकी आवाज में जंगलीपन, घमंड और बेरुखी का अजीब सा संगम था, जैसे वह जन्म से ही सब पर हुकूमत करने के लिए बनी हो। जोसेफ ने जल्दी से झुककर कैथरीन का बार बार धन्यवाद किया। शायद कैथरीन का आज मूड अच्छा था, इसलिए उसने उसकी जान बख्श दी। फिर उसने बताया कि उसने चिप क्यों चुराई। उसकी जान बचाने वाले को कैंसर हो गया था और इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। जोसेफ के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कैथरीन की चीज चुराकर बेचने का सोचा। उसे पता था कि कैथरीन के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होगा, लेकिन वह अपनी जान देकर भी अपने मददगार की जान बचाना चाहता था। कैथरीन से कोई झूठ नहीं बोल सकता था, और जोसेफ में वैसी हिम्मत भी नहीं थी। कैथरीन ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद भी अपना चेहरा बेरुख रखा। उसने ठंडी आवाज में बक्सा उसकी ओर धकेलते हुए कहा, ये तुम्हारा है, सब निपटाओ और 3 दिन में ड्यूटी पर वापस आओ। याद रखना, अब से तुम्हारी जिंदगी मेरी है। ये सुनकर जोसेफ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बार बार कैथरीन का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अपने निजी काम निपटाने के बाद मेरी जान आपकी होगी। ये कहकर जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने पाया कि कैथरीन अब सोफे पर नहीं थी। जैसे कुछ हुआ ही न हो, वह आई और चुपचाप चली। रात के समय द डंकन्स की स्टडी रूम में पैक्सटन ने हाल ही में हासिल की गई फाइलें सामने बैठे सम्मानित कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को दी और कहा, मिस्टर डंकन, ये वही है जो आप चाहते थे। ब्रैंडन कुर्सी से आलस भरे अंदाज में उठा, हाथ बढ़ाकर फाइलें ली, एक नज़र डाली और अपने हैंडसम चेहरे पर ठंडी मुस्कान बिखेर दी। ये तुम्हारी जांच का नतीजा है, ब्रैंडन ने पूछा। पैक्सटन ने फाइलों की तरफ देखा और तुरंत ही ठंडा पसीना छूट गया। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर डंकन, मेरी नाकाबिलियत के लिए माफ कीजिए। कासिया के लोगों द्वारा बेहद सराही गई द डंकन्स की सूचना तंत्र एक लड़की के मामले में बार बार असफल हो रही थी। ये वाकई हास्यास्पद था। ब्रैंडन का रौब और दबदबा इतना था कि सांस लेना भी भारी लगे। और दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं, ब्रैंडन ने ठंडी आवाज में पूछा। ब्रैंडन की आवाज सुनकर पैक्सटन ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। पहले कैथरीन के बारे में जानकारी न ला पाने पर ब्रैंडन गुस्से में आ गया था,
और पैक्सटन को डर था कि अगर अब देर हुई तो वह डंकन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मिस्टर डंकन, आपके द्वारा दी गई तस्वीर के अनुसार मैंने पता लगाया कि उस आदमी का नाम जोसेफ ग्रीन है। उसके 10 साल की उम्र तक की जानकारी मिली है, लेकिन उसके बाद की सारी जानकारी मिटा दी गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक जोसेफ शायद हैकर अलायंस से है। ब्रैंडन ने दोहराया, हैकर अलायंस। उसकी गहरी आंखों में एक जटिल सी चमक उभरी। होठों के हल्के से उठे किनारे ये बता रहे थे कि उसकी दिलचस्पी अब बढ़ चुकी है। पैक्सटन ने सिर हिलाकर पुष्टि की, उसे पूरा यकीन था। हैकर अलायंस इस समय दुनिया का सबसे बड़ा हैकर संगठन था। इस संगठन के नेता का कोड नाम शुगा था। किसी ने भी कभी शुगा का असली चेहरा नहीं देखा था। ये तक पता नहीं था कि शुगा औरत है या मर्द, या उसकी उम्र कितनी है। इसके अलावा इस संगठन के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे। उनके पास एक टॉप लेवल चिप डेवलपमेंट कंपनी भी थी और उन्होंने लगभग पूरी दुनिया के हाईटेक इंडस्ट्री की चिप सप्लाई पर एकाधिकार कर रखा था। यूं कहें कि अगर हैकर अलायंस चिप सप्लाई रोक दे तो 80% हाईटेक कंपनियां बंद हो जाएंगी। पैक्सटन ने कहा, हाँ, ये हैकर अलायंस ही होना चाहिए। मिस्टर डंकन, आप अगले हफ्ते हैकर अलायंस के साथ डील करने वाले हैं, सही? हम इस मौके का फायदा उठाकर जांच कर सकते हैं। शायद हमें कुछ सुराग मिल जाएं। ब्रैंडन ने सिर हिलाया और कहा, तैयार करो। जी सर, पैक्सटन ने ऊंची और सम्मानपूर्ण आवाज में जवाब दिया। उसने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। अभी के लिए वो खतरे से बच गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन कैथरीन दोपहर तक नहीं उठी। उसे हैरानी हुई कि जब वह लिविंग रूम में पहुंची तो वहां बहुत से लोग मौजूद थे। पूरे स्वॉन्स परिवार के लोग लिविंग रूम में थे। कैथरीन को देखते ही महंगे डिजाइनर कपड़े पहने लियाना की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी कमर सीधी की और बैठने का अंदाज सुधारा। अब जबकि उसके पास कैथरीन के खिलाफ सबूत था, वह आज उसे सबक सिखाकर ही रहेगी। कैथरीन ने इधर उधर देखा और पाया कि स्वॉन्स के 4 लोगों के अलावा एक और औरत वहां मौजूद थी। वो औरत सादे कपड़ों में थी, लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत और गरिमामय लग रही थी। दरअसल वह रेचल से काफी मिलती जुलती थी। अगर कैथरीन को सही याद था तो यह ऑड्री स्वॉन थी, कैथरीन की सबसे बड़ी बहन। कहा जाता था कि ऑड्री एक आदमी के कारण स्वॉन्स से अलग हो गई थी और 2 साल पहले घर छोड़ दिया था। उसने विसेंटे के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब वह यहाँ थी। ये काफी दिलचस्प था। कदमों की आहट सुनकर कॉबिन ने सिर घुमाया और कैथरीन को देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। गंभीर भाव के साथ उसने नाराजगी से कैथरीन की ओर देखा और कहा, कैथरीन, जब से तुम स्वॉन्स के साथ रह रही हो, तुम्हें यहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। अगली बार जल्दी उठना, बड़ों को तुम्हारा इंतजार नहीं करना चाहिए। उसने गुस्से को काफी हद तक दबा रखा था। अगर कैथरीन अब भी नहीं सुधरी तो वह उसे सबक सिखाएगा। कैथरीन कुछ कह पाती उससे पहले ही लियाना ने बीच में बोल दिया, डैडी, कोई अगर सुबह नहीं उठ पा रहा है तो हो सकता है उसने पिछली रात कुछ अनुचित किया हो। लियाना बेहद उत्साहित नजर आ रही थी, जैसे वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही हो। कॉबिन ने लियाना की बात सुनकर और गहरी भौहें चढ़ा ली और गंभीर नजरों से उसकी ओर देखने लगा। कॉबिन की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लियाना चाहती थी। उसे हमेशा से नापसंद था कि कॉबिन कैथरीन के साथ इतनी नरमी बरतते हैं। भले ही लियाना की मां ने उसे कहा था कि यह बस एक टालने की चाल है, फिर भी उसका मन खट्टा हो गया था। अब वो बस कैथरीन की कोई गलती पकड़ना चाहती थी ताकि उसके पापा उसे सजा दें और उसे चैन मिले। सोचते सोचते उसने कैथरीन की तरफ तिरछी नजर डाली। डैडी, पता है आपको, कल रात कोई घर से चुपके से बाहर गया था। मुझे तो सच में हैरानी है कि उसने क्या किया होगा। मैंने तो सोचा था कि गांव की लड़की सलीके से रहेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल बेलगाम निकली। हमारा परिवार कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर किसी चालाक पत्रकार ने उसकी तस्वीर खींच ली होती
तो कौन जाने हमारे परिवार का नाम किस तरह के स्कैंडल में घसीटा जाता। उस वक्त तो हम सच में बड़ी मुसीबत में फंस जाते। ये कहकर लियाना ने गुस्से से कैथरीन को घूरा, जैसे अपनी नाराजगी उस पर उतार रही हो। लेकिन कैथरीन जरा भी घबराई नहीं। वो वहीं खड़ी रही, हाथ जेब में डाले, ठंडी नजरों से सामने देखती रही, मानो लियाना की बात उससे जुड़ी ही न हो। इस रवैये ने लियाना को और भड़का दिया। नाराजगी से भरी लियाना के मन में आया कि बस कैथरीन के चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दे ताकि उसका बनावटी ठंडापन टूट जाए। सुनो कैथरीन, इनकार मत करना। गावन, लगता है तुम्हें पता नहीं कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, है ना? कैमरे हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। अब तुम्हारे पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं है। कैथरीन को लियाना के हंगामे की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस एक नज़र वहां डाली तो देखा कि रेचल और जोनाथन मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहे थे कि कॉबन उसे सजा दें। लेकिन ऑड्री का हाव भाव अजीब था। कैथरीन को हैरानी हुई कि ऑड्री उसे भौहें सिकोड़कर और चिंता से क्यों देख रही थी। लियाना की शिकायत सुनकर कॉबन का चेहरा सख्त हो गया। उसे लगा कैथरीन हद से ज्यादा बिगड़ गई है। अगर लियाना की बात सच है तो उसे कैथरीन को सबक सिखाना ही होगा। कैथरीन, सच सच बताओ, क्या तुम कल रात बाहर गई थी? कॉबन ने तेजी से पूछा। हाँ, गई थी, कैथरीन ने बिना जल्दबाजी के जवाब दिया, लेकिन खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। लियाना तो इंतजार कर रही थी कि कैथरीन कोई बहाना बनाए ताकि वो उसकी बात काटकर और नीचा दिखा सके। लेकिन कैथरीन ने तो बिना झिझक तुरंत मान लिया। क्या गांव से आने के बाद अमीर घर की बेटी समझकर वह इतनी बेपरवाह और निडर हो गई थी। लियाना को अब वह और भी चिढ़ाने लगी। डैडी, देखिए इसे, गलती करने के बाद भी कितना घमंड है इसमें। ये तो साफ है कि इसे आपकी कोई इज्जत नहीं। इसने तो पूरे परिवार की नाक कटा दी है। ये कहकर लियाना कॉबन के कैथरीन को डांटने का इंतजार करने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि कॉबन पहले ही गुस्से में है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक ऑड्री उसकी योजना पर पानी फेर देगी। डैडी, मुझे लगता है कैथरीन बस नए माहौल की आदी नहीं हुई है, इसलिए शायद वो रात में टहलने चली गई। इसमें क्या बड़ी बात है? ऑड्री की यह बात सुनकर सब चौंक गए। लगता था किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कैथरीन के पक्ष में बोलेगी। कैथरीन भी खुद को उसे गौर से देखने से रोक न पाई। लियाना को गुस्सा आ गया। कैथरीन के लिए बोलने वाला कोई भी उसका दुश्मन था। ऑड्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बोलने की? भूल गई हो कि तुम्हें स्वॉन्स से निकाल दिया गया है। हम तो बस मेहरबानी कर रहे हैं जो तुम्हें यहाँ बैठने दिया। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। लियाना की बात सुनकर ऑड्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बचपन से ही ऑड्री और लियाना के बीच बनती नहीं थी। ऊपर से उनकी माँ हमेशा लियाना का पक्ष लेती थी और ऑड्री से नफरत करती थी, इसलिए ऑड्री की हैसियत स्वॉन्स में बहुत कम थी। और फिर किसी वजह से उसे स्वॉन्स से निकाल दिया गया था। इसके बाद लियाना ने तो उसे मिट्टी से भी बदतर समझा। ऑड्री पलटकर जवाब नहीं दे पाई, बस गुस्से में कांपने लगी। आखिरकार ऑड्री हमारी सबसे बड़ी बहन है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लियाना, क्या यही है स्वॉन्स के नियम? कैथरीन की आवाज़ हल्की थी, लेकिन बात सीधी दिल पर लगी। अभी थोड़ी देर पहले लियाना कैथरीन को नियमों के नाम पर दबा रही थी और अब खुद ही बदतमीजी कर रही थी। क्या उसे भी सजा नहीं मिलनी चाहिए? लियाना को तुरंत बात समझ में आ गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से से कैथरीन को घूरा और कहा, मैंने क्या गलत कहा? उसे स्वॉन्स से निकाला गया था और ये उसका अपना फैसला था, तो वह अब हमारे परिवार की सदस्य कैसे हो सकती है? लियाना की बातों ने ऑड्री को बेहद अजीब स्थिति में डाल दिया। ऑड्री वहां बैठी हुई बहुत असहज महसूस कर रही थी। सिर्फ एक नज़र में कैथरीन ने समझ लिया कि ऑड्री क्या सोच रही है। आखिरकार ऑड्री एक कमजोर स्वभाव की इंसान थी। भले ही उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा था, फिर भी वह अपने गुस्से को निगलकर चुप रह सकती थी। कैथरीन ने अपने हाथ जेब में डाले और ठंडे भाव से लियाना को देखा।
उसका दिखने में शांत लेकिन दबदबे वाला अंदाज माहौल को और ठंडा बना रहा था। 3 सेकंड बाद उसने बेरुखी से कहा, भले ही उसे स्वॉन्स से निकाल दिया गया हो तो क्या? उसके शरीर में अभी भी स्वॉन्स का खून है और वह स्वॉन्स की सबसे बड़ी बेटी है। अमीर लोग हमेशा रिश्तों में बड़े छोटे का महत्व देते हैं। पहले ऑड्री को एक आदमी की वजह से स्वॉन्स से निकाला गया था। ये स्वॉन्स के लिए एक बड़ी बदनामी थी, लेकिन वो आखिरकार सबसे बड़ी बेटी थी। नहीं तो कॉबिन उसे घर में कदम रखने भी नहीं देते। पूरे परिवार की निगाहों के सामने कॉबिन को न्यायपूर्ण रहना पड़ा। उसने लियाना से कहा, अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो। लियाना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैथरीन को सजा मिलनी चाहिए थी, फिर उसे पहले माफी क्यों मांगनी पड़ रही है? वो हंगामा करने ही वाली थी कि रेचल ने उसे रोक दिया। रेचल ने हाथ बढ़ाकर लियाना को रोका और अजीब नजरों से देखा। फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, लियाना, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। ऑड्री तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। लियाना अपनी माँ की आंखों में छिपा संदेश समझ गई। चाहे उसे कितना भी बुरा लग रहा था, पहले सिर झुकाना ही पड़ा। उसने ऑड्री की तरफ देखा, लेकिन उसके अहंकारी चेहरे पर जरा भी पछतावे का भाव नहीं था। उसने औपचारिक अंदाज में कहा, सॉरी, मुझसे अभी गलती हो गई थी। अगर यह माफी कैथरीन से मांगी जाती तो शायद कैथरीन ने उसे सबक सिखा दिया होता। कैथरीन उसे अपने सामने इस तरह का नाटक करने नहीं देती, लेकिन ऑड्री ने लियाना की माफी स्वीकार कर ली और वह खुद इस बात से थोड़ी हैरान थी। बचपन से यह पहली बार था कि लियाना ने उससे माफी मांगी थी। ऑड्री ने हल्का सा सिर घुमाकर चुपके से कैथरीन को देखा। शुरुआत में उसने सोचा था कि उसकी दूसरी बहन कैथरीन, जिसे उसने मुश्किल से कभी देखा था, को यहाँ इधर उधर धकेला जाएगा, लेकिन अब लगता था कि उसकी चिंता बेकार थी। कैथरीन उसकी सोच से ज्यादा काबिल और सख्त थी। माफी के बाद लियाना ने तुरंत कैथरीन पर नजर टिकाए। डैडी, मैंने माफी मांग ली है। कैथरीन ने हमारे परिवार के नियम तोड़े हैं। क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, कॉबिन ने सख्ती से कहा। लियाना सही कह रही है कैथरीन, चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, तुम्हें दोपहर भर अपने दादाजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी गलती पर सोच विचार करना होगा। और आज रात तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। कैथरीन के मन में ख्याल आया, क्या मुझे गलती पर सोच विचार करना है और रात का खाना भी नहीं मिलेगा? वह जानती थी कि कॉबिन इस मौके पर उससे बदला ले रहे हैं, लेकिन वह इसे मानने वाली नहीं थी। कैथरीन बस मुड़ी और स्वॉन्स के पास से होकर घर से बाहर जाने लगी। आखिरकार स्वॉन्स में कोई उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वो निकलने वाली थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैथरीन ने सिर घुमाया और अपनी ठंडी नजरें ऑड्री पर टिका दी। वो ऑड्री के इस व्यवहार से थोड़ा हैरान थी। ऑड्री मानो कैथरीन के विचार समझ गई हो। वह बचपन से ही घर में दबकर रहती थी। उसे पता था कि स्वॉन्स के आगे ना कहने का उसका कोई हक नहीं है। इसलिए वह चिंतित थी कि कैथरीन कहीं अवज्ञा के कारण और बड़ी सजा ना पा जाए। कैथरीन, मैं दादाजी के गुजरने पर घर नहीं आ पाई थी। अब मैं वापस आ गई हूँ। कृपया मेरे साथ दादाजी के कमरे में चलो ताकि मैं उन्हें श्रद्धांजलि दे सकूं। ऑड्री की आंखों में विनती की झलक थी, जैसे कोई असहाय जानवर मदद की गुहार लगा रहा हो। उसने कैथरीन को देखते हुए कहा, चलो। फिर ऑड्री ने कैथरीन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगी। ऑड्री की ताकत के आगे कैथरीन आसानी से अपना हाथ छुड़ा सकती थी, लेकिन न जाने क्यों कैथरीन के मन में अचानक ऑड्री का विरोध करने की इच्छा नहीं रही और उसने सोचा कि देखे आखिर ऑड्री करने क्या वाली है। ऑड्री कैथरीन को खींचते हुए उस कमरे में ले गई जहां विसेंटे की तस्वीर रखी थी। इस कमरे में सिर्फ विसेंटे की तस्वीर ही नहीं, बल्कि स्वॉन्स के बाकी पूर्वजों की तस्वीरें भी सजी हुई थीं। कैथरीन एक तरफ खड़ी होकर उदासीन भाव से देख रही थी, जबकि ऑड्री आगे बढ़कर विसेंटे की तस्वीर के सामने गहरी श्रद्धा से झुक रही थी। कैथरीन के लिए ऑड्री के मन को पढ़ पाना थोड़ा कठिन था।
उसकी नज़र में ऑड्री स्वॉन्स की नापसंद की गई बेटी थी। सामान्यतः उसे स्वॉन्स से नफरत या कम से कम रोष होना चाहिए था, लेकिन कैथरीन को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। विसेंटे के लिए मोमबत्ती जलाने के बाद ऑड्री ने पलटकर कैथरीन की ओर देखा। उसकी संयमित आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी जो गर्मजोशी लिए हुए थी। कैथरीन, सच कहूं तो कभी कभी मैं तुम्हें थोड़ा ईर्ष्या करती हूँ, ऑड्री ने कहा। कैथरीन ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसकी आंखों में उदासीनता और दूरी थी। उसकी बड़ी, चमकदार आंखों में परिवार जैसा कोई भाव नहीं था। उसने पूछा, तुम्हें मुझसे ईर्ष्या क्यों होगी? क्योंकि मैं स्वॉन्स के लिए अशुभ मानी जाती हूँ। कैथरीन की बात सुनकर ऑड्री कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गई। उसे संभलने में थोड़ा समय लगा। फिर भी ऑड्री ने कैथरीन के लहजे पर गुस्सा नहीं किया, नहीं बाकी स्वॉन्स की तरह उसे चोट पहुंचाने वाली कोई बात कही। कैथरीन, खुद को ऐसे मत कहो। तुम स्वॉन्स की दूसरी सबसे बड़ी बेटी हो, कोई अशुभ नहीं। सच कहूं तो मैं सच में तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। मुझे लगता है कि गांव में तुम्हारा समय अच्छा बीता होगा। स्वॉन्स बाहर से चाहे कितने भी अमीर और ताकतवर लगते हों, लेकिन यहाँ साजिशें और फंसाने के खेल भरे हुए हैं। हर कोई ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। अगर तुम्हें तब गांव न भेजा गया होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी और कठिन हो जाती, ऑड्री ने कहा। कैथरीन चुपचाप ऑड्री को देखती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऑड्री विसेंटे जैसी ही बात कहेगी। तब भी जब विसेंटे उससे मिलने आए थे, उन्होंने भी कहा था कि उसका ले जाया जाना ही उसके लिए बेहतर था। कैथरीन ने ऑड्री को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी ठंडी आंखों में पहले जैसी दूरी अब नहीं थी। क्या तुम्हें उनसे नफरत या गुस्सा नहीं है? कैथरीन ने पूछा। कैथरीन की बात सुनकर ऑड्री कुछ पल चुप रह गई। फिर उसने हल्की कड़वी मुस्कान दी, आखिरकार वे मेरा परिवार हैं। कैथरीन को उसका जवाब हास्यास्पद लगा। ऑड्री उन्हें अपना परिवार मान रही थी, क्या वे भी उसे परिवार मानते थे? कैथरीन की बेरुखी से चौंककर ऑड्री अचानक बोली, वे भी तो तुम्हारा परिवार हैं। शायद वे दिल से तुमसे प्यार करते हों। तुमने गलती की थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें कड़ी सजा नहीं दी। इसका मतलब है कि वे तुम्हारी परवाह करते हैं, है ना? कैथरीन ने ऑड्री के चेहरे पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, भोली हो तुम। ये कहकर कैथरीन ने ऑड्री को इशारा किया कि वो उसके साथ चले। कैथरीन को जाते देख ऑड्री तुरंत उसके पीछे हो ली। दोनों विसेंटे के स्टडी तक पहुंचे। ये स्वॉन्स की सबसे रहस्यमयी जगह थी। विसेंटे की अनुमति के बिना यहाँ तक कि कॉबिन भी अंदर नहीं जा सकता था। स्टडी का दरवाज़ा कई परतों वाले लॉक से बंद था, जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। ऑड्री को पता नहीं था कि कैथरीन क्या करने वाली है। वो उसे रोकने ही वाली थी कि कैथरीन ने दरवाजे के छेद से झांका। क्लिक की आवाज के साथ दरवाज़ा खुल गया। ऑड्री हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन को पासवर्ड पता होगा। आखिरकार इस दरवाजे में आइरिस स्कैनर लगा था। पहले सिर्फ विसेंटे की आंखें ही सिस्टम में रजिस्टर्ड थीं। इतने सालों में ये पहली बार था कि उसने विसेंटे के अलावा किसी और को दरवाज़ा खोलते देखा। कैथी, तुम स्टडी में कैसे आ गईं? क्या ग्रैंपा ने तुम्हारी आइरिस सिस्टम में रजिस्टर करवाई थी? ऑड्री। कैथरीन ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। उसने ऑड्री की हैरानी पर कोई ध्यान नहीं दिया। कैथरीन के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। जब वह सिर्फ 12 साल की थी, तब इसी स्टडी का डोर लॉक कैथरीन ने डिज़ाइन किया था। विसेंटे की आइरिस भी उसी ने रजिस्टर की थी, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह दरवाज़ा खोल सकती थी। कैथरीन को बेफिक्री से अंदर जाते देख ऑड्री, जो काफ़ी समय से स्टडी को लेकर उत्सुक थी, भी दिलचस्पी लेने लगी। विसेंटे के पुराने आदेश की वजह से वह कभी भी इस कमरे में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। वह दरवाजे पर ही खड़ी झिझकती रही, दिमाग में लगातार उथल-पुथल चलती रही। काफ़ी देर कमरे में रहने के बाद कैथरीन ने देखा कि ऑड्री अभी भी दरवाजे पर खड़ी है, तो उसने हल्का सा भान सिकुड़ते हुए कहा, अंदर क्यों नहीं आ रही हो? ऑड्री के चेहरे पर हल्की सी झेप आ गई। उसने धीरे से कहा, ग्रैंपा ने कहा था कि उनके आदेश के बिना
कोई भी इस स्टडी में नहीं आ सकता। कैथरीन को ये सुनकर सच में हैरानी हुई। आखिर ऑड्री विसेंटे की बात इतनी आज्ञाकारी होकर क्यों मान रही थी? अब कैथरीन समझ गई कि स्वॉन्स लोग ऑड्री को क्यों दबाते थे। ऑड्री जैसे स्वभाव वाली लड़की को लोग इधर उधर धकेलना ही पसंद करेंगे। वो अब मर चुके हैं, उनके बनाए नियमों की परवाह क्यों कर रही हो? अंदर आ जाओ। कैथरीन की यह बेबाक बात सुनकर ऑड्री उत्साह से अंदर आ गई और झट से कैथरीन का मुंह ढक लिया। कैथी, तुम्हें ग्रैंपा के लिए इस तरह की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। कैथरीन के माथे की शिकन और गहरी हो गई। ये पहली बार था कि कोई इतना करीब आकर उसका मुंह ढके और फिर भी उसकी गर्दन न टूटी हो। और ये ऑड्री ने उसे क्या कहा? कैथी। कुछ सेकंड बाद ऑड्री को एहसास हुआ कि वह स्टडी के अंदर है। डर के मारे उसने तुरंत कैथरीन का मुंह छोड़ दिया। मैं स्टडी में आ गई हूँ, अब क्या करूँ? ऑड्री घबराकर बोली। कैथरीन ने एक नज़र उस पर डाली और बेपरवाही से कहा, और क्या कर सकती हो? यहाँ घूमो, देखो, जितना मन करे। कैथरीन खुद नहीं समझ पाई कि उसने ऑड्री की ये हरकत नज़रअंदाज क्यों की। शायद इसलिए कि ये जानबूझकर किया गया अपमान नहीं था। कैथरीन ने मेज से रिमोट उठाया और दीवार पर लगे एक मॉनिटर को ऑन कर दिया। ऑड्री तो बाहर जाने का सोच रही थी, लेकिन मॉनिटर से अपनी मां की आवाज़ सुनते ही वह ठिठक गई। उसने तुरंत मुड़कर स्क्रीन की ओर देखा। मॉनिटर पर दूसरे माले के टी रूम का नज़ारा दिख रहा था। ये वही जगह थी जहां रेचल अक्सर दोपहर की चाय पीती थी। मॉनिटर पर रेचल और लियाना दोनों दिखाई दे रही थीं। इसे देखकर ऑड्री हैरान रह गई। वह धीरे धीरे चलकर कैथरीन के पास आ खड़ी हुई। कैथरीन ने सिर नहीं घुमाया। उसे पता था कि ऑड्री वापस आ गई है। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर रोनन यहाँ होता तो जरूर कहता, बॉस कितनी खूबसूरत लग रही हैं, खासकर जब मुस्कुराती हैं। मॉनिटर पर लियाना के घमंडी चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने मेज पर कप पटका और अपनी मां पर बरस पड़ी। मम्मी, आपने मुझे डैडी को मनाने से क्यों रोका कि वो उस अपशकुन को सजा दें? डैडी हद से ज्यादा उसे बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, वो कितनी बेलगाम हो गई है। लियाना ने तुनक कर कहा। वह कैथरीन से नफरत करती थी, क्योंकि कैथरीन के आने से वह सबकी नज़र में मजाक बन गई थी। लियाना को स्वॉन्स की जायदाद में से कुछ भी नहीं मिला था। ऊपर से सबको पता चल गया कि उसकी एक बहन गांव से लौट आई है। अब उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। उसके लिए कैथरीन सिर्फ बदकिस्मती की निशानी थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा राजकुमारी की तरह ठंडे भाव से पेश आती थी। लियाना को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ कैथरीन को स्वॉन्स से बाहर निकालना चाहती थी और किसी भी तरह हालात को अपने हक में लाना चाहती थी। रेचल ने अपनी बेटी के गुस्से से भरे चेहरे को घूरा। लियाना की शक्ल जवानी की रेचल से काफी मिलती जुलती थी, जिसने रेचल को एक पल में अपने अतीत की याद दिला दी। रेचल हल्का मुस्कुराई, तुम जरा भी ठहराव नहीं रख पाती हो। याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मैंने कहा था अपनी आंखें खुली रखो और ज्यादा गौर करो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे डैडी जानबूझकर उस मनहूस का पक्ष ले रहे हैं? वैसे भी वो स्वॉन्स की नामात्र की वारिस है। अगर हम उससे सीधा टकरा गए तो हमें ही नुकसान होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ 3 महीने बर्दाश्त कर लें तो स्वॉन्स की सारी जायदाद हमारे पास लौट आएगी। फिर तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे डैडी खुद उसे सबक सिखाएंगे। रेचल की बात सुनकर लियाना के नाराज चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, फिर रेचल की तरफ घमंडी अंदाज में देखा, मॉमी, आप सही कह रही हैं, लेकिन 3 महीने से पहले ही मैं अपना बदला लेना शुरू कर दूंगी। अगले सोमवार से कैथरीन स्कूल जाएगी, तब उसे पता चलेगा कि मेरे पास क्या है। रेचल ने हल्की मुस्कान दी और अपनी बेटी को प्यार से देखा। कैथरीन ने बिना भाव के रिमोट उठाया और मॉनिटर बंद कर दिया। फिर उसने हाथ सीने पर बांधे और मुड़कर ऑड्री की तरफ देखा। उसका नाजुक चेहरा बर्फ सा ठंडा था और होठों पर उम्र से बिल्कुल न मिलने वाली तिरस्कार भरी मुस्कान थी।
यही हैं वो लोग जिनके बारे में तुम सोचती हो कि वे मुझे दिल से प्यार करते हैं? कैथरीन ने पूछा। ऑड्री के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि रेचल और लियाना को कैथरीन पसंद नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे उससे इतनी नफरत करती हैं। ऑड्री को थोड़ी हैरानी हुई जब उसने जाना कि विसेंटे ने अपनी सारी जायदाद कैथरीन के नाम कर दी थी। उसे लगा था कि कैथरीन को बस थोड़ी सी हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि वह बचपन से स्वॉन्स के साथ नहीं रही थी। लेकिन असल में कैथरीन ने सब कुछ विरासत में पा लिया। ऑड्री को बस हल्का आश्चर्य हुआ, लेकिन उतना झटका नहीं जितना स्वॉन्स के बाकी सदस्यों को लगा था। शायद इसलिए कि शुरू से ही वह जानती थी कि इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। स्वॉन्स के पास कितनी भी जायदाद हो, उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। इसलिए न उसने कभी उम्मीद की, न निराशा महसूस की। रेचल और लियाना की बातें सुनकर ऑड्री को कैथरीन के लिए हल्की सी सहानुभूति हुई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही ऑड्री ने हाथ बढ़ाया, कैथरीन ने बिजली के झटके की तरह उसे झटक दिया। लेकिन ऑड्री ने फिर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसकी पीठ पर हल्के हल्के थपकी देने लगी। फिर ऑड्री ने गहराई से कैथरीन को देखा और उसकी कोमल आंखों ने कैथरीन को हाथ छुड़ाने से रोक दिया। कैथी, मैं जानती हूँ तुम दुखी हो। चलो ऐसे सोचो कि ये लोग हैं ही नहीं, और हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। शुरुआत में ऑड्री चाहती थी कि कैथरीन अपने परिवार के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि उसे डर था कि कैथरीन का ठंडा स्वभाव उसे मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन अभी अभी जो उसने देखा, उसके बाद उसने कैथरीन को मनाने का विचार छोड़ दिया। कैथरीन की नज़र ऑड्री के हाथों पर टिकी थी। उसे किसी का स्पर्श पसंद नहीं था। अगर कोई और उसकी तरह उसे छूता, तो वो हाथ शायद अब तक कट चुका होता। शुरुआत में जब ऑड्री ने उसका हाथ पकड़ा, तो कैथरीन ने उसे झटकना चाहा, लेकिन जब ऑड्री ने दोबारा पकड़ लिया, तो उसका शरीर विरोध नहीं कर पाया। कैथरीन को थोड़ी हैरानी हुई, क्या ये इसलिए था क्योंकि ऑड्री उसकी बहन थी? इसलिए उसका शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था। ऑड्री ने देखा कि कैथरीन चुप है, तो उसने सोचा कि वो अब भी नाराज है। ऑड्री उसकी नाराजगी समझ सकती थी, लेकिन उसे लियाना की बात याद आते ही थोड़ी चिंता हुई। कैथरीन स्वॉन्स के साथ नहीं बड़ी हुई थी, इसलिए वह लियाना की असली चालाकी नहीं जानती थी। लेकिन ऑड्री अच्छी तरह जानती थी कि लियाना चालों से भरी हुई है। जब ऑड्री स्वॉन्स के साथ रहती थी, तब उसने कई बार नुकसान उठाया था। अब जब कैथरीन वापस आ गई थी, तो वह चिंतित थी। कैथी, तुम्हें अगले हफ्ते स्कूल में बहुत सावधान रहना होगा। लियाना बहुत मुश्किल लड़की है। कैथरीन को लगा ऑड्री ने बहुत नर्म शब्द इस्तेमाल किए। लियाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी थी। पहले उसे स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने जाने का इरादा नहीं बनाया था। लेकिन अब जब उसे पता चला कि लियाना उसके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है, तो उसने तय किया कि अगर वो नहीं गई, तो लियाना का प्लान वहीं रुक जाएगा। कैथरीन देखना चाहती थी कि आखिर लियाना कर क्या सकती है। कैथी, पता है तुम्हें, स्टडी से निकलने के बाद से ऑड्री लगातार कैथरीन के पीछे पीछे चल रही थी, बिना रुके बातें करती जा रही थी। ज्यादातर वह कैथरीन को बार बार कैथी कहकर पुकार रही थी। ऑड्री की ये लगातार बकबक कैथरीन को चिढ़ाने लगी। कैथरीन अचानक मुड़ी और अपना हाथ दीवार पर रखकर ऑड्री को कोने में घेर लिया। ऑड्री और कैथरीन बहनें थीं, लेकिन ऑड्री कैथरीन से करीब 4 इंच छोटी थी। इसलिए कैथरीन को ऑड्री को देखते वक्त थोड़ा झुकना पड़ा। कैथरीन ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया, जिससे उसके चेहरे पर 2 हल्की रेखाएं बन गईं। उसने ऑड्री की ओर ठंडी नजरों से देखा और सख्त लहजे में पूछा, तुमने मुझे क्या कहा? ना जाने क्यों, ऑड्री को अचानक लगा कि कैथरीन बहुत दबदबे वाली और डराने वाली लग रही है। वह अनजाने में कांप उठी। उसने धीरे से सिर उठाकर डरते डरते कहा, मैंने तुम्हें कैथी कहा। तुरंत ही कैथरीन का माथा और सिकुड़ गया। उसने ऑड्री को नाराजी से घूरा। मुझे इस नाम से मत पुकारो, कैथरीन ने झट से कहा। क्यों? कैथी, ऑड्री ने अनजाने में दोबारा कहा। उसे लगा कि इस तरह बुलाने से वो दोनों एक दूसरे के और करीब महसूस करेगी।
इसमें गलत क्या था? उसे तो अच्छा ही लगता था। कोई वजह नहीं है, बस याद रखो, मुझे ऐसे मत बुलाना, कैथरीन ने सख्ती से कहा। कैथरीन के चेहरे पर नाराज़ी देखकर ऑड्री ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कैथी। कैथरीन ने लाचार होकर सांस ली। लगता था ऑड्री की आदत बदलवाना आसान नहीं होगा। ऑड्री, तुम्हारे मंगेतर की फ्लाइट कासिया में शाम 5 बजे लैंड करेगी, सही है न? अभी 4 बजे से ऊपर हो गए हैं। अगर तुम अभी नहीं निकली तो लेट हो जाओगी। कैथरीन की बात सुनते ही ऑड्री की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जोर से कहा, अरे हाँ, मैं तो लेट हो रही हूँ। ऑड्री तुरंत दौड़ी और स्वॉन्स के घर से निकल गई। कार में बैठने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ। वह सोचने लगी, ये अजीब है, कैथरीन को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे पता? और उसे तो फ्लाइट के टाइम तक की जानकारी है। ऑड्री से पीछा छुड़ाकर कैथरीन अपने बेसमेंट में लौट आई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसकी जेब में रखा फ़ोन तेज़ी से वाइब्रेट करने लगा। कैथरीन ने फ़ोन निकाला और देखा, रोनन का कॉल था। समय देखते हुए कैथरीन ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए कॉल रिसीव किया। मैं हूँ। कैथरीन की ठंडी आवाज़ सुनते ही रोनन की रूह में जान आ गई। बहुत समय से उसने कैथरीन की आवाज़ नहीं सुनी थी। उसे तो थोड़ी अजीब सी आदत सी हो गई थी। मैं हूँ, रोनन बोल रहा हूँ, तुम और मैं। रोनन अपनी उत्सुकता जताने ही वाला था कि कैथरीन ने बीच में टोक दिया। सीधे मुद्दे पर आओ। उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर रोनन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत गंभीर होते हुए बात बताना शुरू किया। कोई हमारे चिप को मार्केट प्राइस से 3 गुना दाम पर खरीदना चाहता है। वे इस साल का पूरा स्टॉक खरीदना चाहते हैं। हाईटेक युग में चिप ही सब कुछ तय करती थी और उसका विकास बेहद तेजी से हो रहा था। अक्सर साल के पहले आधे हिस्से में बड़ी मेहनत से खरीदा गया चिप साल के दूसरे हिस्से में अपग्रेड हो जाता था और फिर पुराना चिप बेकार हो जाता था। मार्केट रेट से 3 गुना दाम देकर 1 साल का पूरा स्टॉक खरीदना बड़ा जुआ था। खरीदार कौन है? बॉस, खरीदार है डंकन कॉर्पोरेशन। वे चाहते हैं कि हम किसी को आमने सामने डील करने भेजें। बस यही उनकी शर्त है। कैथरीन की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा और ठंडा हो गया। मतलब ब्रैंडन की कंपनी? हाँ, बिल्कुल। और डंकन कॉर्पोरेशन ने ये खबर फैला दी है। उनके 3 गुना दाम देने की बात सुनकर बाकी कंपनियों ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं कि वे डंकन कॉर्पोरेशन से मुकाबला कर पाएंगे। रोनन भी मानता था कि डंकन कॉर्पोरेशन इस इंडस्ट्री का लीडर था। बॉस, क्यों ना मैं जाकर डंकन कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधियों से मिलूं और पता लगाऊं कि उनका असली इरादा क्या है? रोनन ने सुझाव दिया। कैथरीन की आंखों में ठंडा पर तेज चमक उभरी और उसने ठंडी आवाज में कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगी। रोनन 3 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। कैथरीन खुद जाने वाली थी। ये तो रोमांचक था। रोनन ने सोचा, नहीं, हर बार मैं उसे सब अकेले करने नहीं दे सकता। वो उसे मना करने ही वाला था कि अचानक फोन कट गया। लगता था इस बार कैथरीन ने मन बना लिया था।